हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर से अप्लाइड केमिस्ट्री का नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे फॉर बीएससी होम साइंस सेकंड सेमेस्टर। और हमारा आज का टॉपिक है ऑयल्स एंड फैट्स यानी तेल और वसा। और आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा हमने इसके बारे में बेसिक नॉलेज ली थी, यानी ये लेक्चर हमारा लास्ट वीडियो में स्टार्ट हो चुका था। आज हम इसके बारे में एक्स्ट्रा इनकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनके यूजेस एंड एक्स्ट्रा और चीज़ें देखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है तेल और वसाओं के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। इनमें दो तरह की प्रॉपर्टीज़ आती हैं, एक आती है भौतिक और दूसरी आती है रासायनिक। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक गुण। इनमें फर्स्ट है तेल और वसा शुद्ध अवस्था में रंगहीन, गंधहीन, द्रव या ठोस होते हैं। प्राकृतिक तेलों और वसाओं में रंग व गंध उनमें अन्य पदार्थों की उपस्थिति के कारण होती है। मतलब अगर उनको हम बिल्कुल प्योरीफाई कर ले तो उनमें से कोई स्मेल नहीं आएगी और ना ही उनका कोई कलर दिखाई देगा, लेकिन फिर भी हमें तेलों का रंग भी दिखाई देता है। जैसे आप सरसों के तेल का एग्जांपल लेके देखें, उसमें हमें कलर भी दिखाई देता है, उसकी स्मेल भी आती है। तो वह उसमें अगर और कोई अन्य पदार्थ, अन्य केमिकल रासायनिक पदार्थ प्रेजेंट होता है तब उसकी उपस्थिति के कारण होता है। वरना शुद्ध अवस्था में अगर हम उसको बिल्कुल एकदम केमिकल प्रोसेस के थ्रू शुद्ध कर ले तो उसमें से कोई रंग व गंध दिखाई नहीं देगा। नंबर 2, ये पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे एथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होते हैं। नंबर 3, इनका आपेक्षिक घनत्व पानी से कम होता है, इस कारण ये पानी की सतह पर तैरते हैं। जैसे हमने भी सेकंड पॉइंट में देखा कि इनके पानी में अघुलनशील होते हैं, तो ये घुलते नहीं हैं बल्कि पानी की सतह पर ऊपर तैरते रहते हैं, क्योंकि इनका घनत्व पानी से क्या होता है, कम होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक गुण। तेल और वसा ग्लिसरॉल के संतृप्त व असंतृप्त वसीय अम्लों के साथ बने ट्राई एस्टर होते हैं। इस कारण यह एस्टरों की सभी सामान्य अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इनकी प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 आएगा इसमें जल अपघटन। जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस। तो खनिज अम्ल क्षार या अति तृप्त भाप के साथ ये जल अपघटित होकर ग्लिसरॉल व संबंधित अम्ल बनाते हैं। जब जल अपघटन तनु NaOH या KOH की उपस्थिति में होता है, तनु से मतलब क्या है, जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो जल अपघटन से संबंधित अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण बनते हैं, जिन्हें साबुन कहते हैं। आगे नेक्स्ट हम इस डायग्राम में देख सकते हैं जो एक साबुनिफिकेशन रिएक्शन है। इसमें फैटी एसिड के साथ में डाइल्यूट NaOH की रिएक्शन हो रही है, जिससे सोप का फॉर्मेशन हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट रासायनिक गुण है हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजनेशन। इसमें हम देखते हैं वसाओं की अपेक्षा तेलों में असंतृप्त ग्लिसराइड्स की मात्रा अधिक होती है। किसी उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेलों की हाइड्रोजन से अभिक्रिया के फलस्वरूप असंतृप्त ग्लिसराइड संतृप्त ग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा है जब हमने इसके तेल और वसाओं के हमने गुणधर्म पढ़े थे, या इनमें हमने डिफ्रेंशिएट किया था, तो हमने पढ़ा था कि जो वसा होती है उसके अंदर संतृप्त टाइप के ग्लिसराइड्स होते हैं और जो तेल होते हैं उसमें कैसे होते हैं, असंतृप्त टाइप के। तो जब हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में तेल को, कोई किसी भी तेल को, कोई भी टाइप का हो सकता है, वो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो वे आपस में रिएक्शन करके जो उनके अंदर के अनसैचुरेटेड फैट्स थे यानी असंतृप्त वसीय अम्ल थे, वे सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वह संतृप्त ग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे वह वसा में चेंज हो जाता है, यानी तेल वसा में चेंज हो जाता है। इसे हम कठोरीकरण भी कहते हैं यानी हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। इससे हम वनस्पतिक घी बनाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं उसमें, इस अभिक्रिया से, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, तेलों को गर्म किया जाता है और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से वनस्पतिक घी बनता है। इसको हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसमें पहले अनसैचुरेटेड फैट थे, फिर हाइड्रोजन से और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन की, तो वह सैचुरेटेड फैट में, जो कि ठोस होते हैं, कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है नेक्स्ट रासायनिक गुण, जो कि है हाइड्रोजनी अपघटन यानी हाइड्रोजिनलाइसिस।
तो अन्य एस्टरों की तरह तेलों का एस्टर समूह का कॉपर क्रोमियम उत्प्रेरक और अधिक ताप व दाब की परिस्थिति में हाइड्रोजन गैस के द्वारा अपघटन हो जाता है। यानी जो इनका एस्टर ग्रुप होता है, जो फैट्स का और ऑयल्स का एस्टर ग्रुप होता है, उसका कॉपर क्रोमियम जो कि CuCr2O4 जिसका फॉर्मूला होता है, उसकी प्रेजेंस में और बहुत हाई प्रेशर रखेंगे और टेम्परेचर भी हाई ही रखेंगे। ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन गैस के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो उसका अपघटन हो जाता है। इस अपघटन के फलस्वरूप ग्लिसरॉल उच्च अणुभार वाले अल्कोहल प्राप्त होते हैं। यानी इससे हमें एक तो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल मिलेगा और एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिलेगा। जैसा हम देख सकते हैं इसमें ट्राई स्टीरीन है जो कि काफ़ी वो है फैटी एसिड है। जब इसकी हम रिएक्शन कराएं 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 6 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और इसके साथ में हम कॉपर क्रोमियम उत्प्रेरक लेंगे, तब इसके फलस्वरूप क्या बन रहा है, एक तो अल्कोहल बन रहा है जो कि ग्लिसरॉल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल जो दिया हुआ है CH2H, CHOH एंड CH2H, और उसके साथ में 3 मोल्स ऑफ हायर अल्कोहल यानी उच्च अणुभार वाले अल्कोहल हमें मिल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर 4 सूखना यानी ड्राइंग। तेलों में उपस्थित असंतृप्त अम्ल को हवा में खुला छोड़ने पर यह ऑक्सीकरण व बहुलकीकरण द्वारा अधिक अणुभार वाले उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं जो मूल पदार्थ से गाढ़े होते हैं या ठोस होते हैं। इस क्रिया को तेलों का सूखना कहते हैं। अलसी का तेल जो कि लिनोलिक अम्ल का व्युत्पन्न है, इस श्रेणी का तेल है, इसी कारण इसका उपयोग तेल आधारित पेंट्स में होता है। यानी अगर हवा में खुला छोड़ देते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन से वो सूखने लगते हैं और ठोस हो जाते हैं। इसका भी यूज़ होता है पेंट्स में। नंबर 5 नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विकृत गंधीकरण यानी डेंसिडिफिकेशन। तेल और वसा नम तथा गर्म वायु के संपर्क में अधिक समय तक रहने से धीरे धीरे अपना स्वाद खो देते हैं तथा उसमें से गंध आने लगती है। ये विकृत गंधीकरण होता है कि जब उसको नम हवा में छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसका जो टेस्ट है वो भी चेंज होता है और उसमें से स्मेल आने लगती है। तो उसका कारण क्या होता है, विकृत गंधीकरण मुख्यतः 2 तरह की अभिक्रियाओं के कारण होता है। नंबर 1 आता है ऑक्सीकृत विकृत गंधीकरण। इनमें तेल और वसा के कार्बन द्विक बंध का ऑक्सीकरण होता है और अम्ल बनते हैं। यानी जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ना, उनका ऑक्सीडेशन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ऐसे ही नंबर 2 यानी ब है जल अपघटनी विकृत गंधीकरण। इनमें तेल और वसा में उपस्थित एस्टर बंध एसिड में जल अपघटित हो जाते हैं। यानी जो उसमें एस्टर बॉन्ड होते हैं वो उनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, इस वजह से इसका गंधीकरण यानी रेंसिडिफिकेशन होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है तेल और वसाओं का विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल। तेल और वसाओं की गुणवत्ता के आकलन के लिए उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी वो उनमें प्योरिटी कितनी है। तेल और वसा के प्रमुख रासायनिक मूल्यांकों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। यानी ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जिनकी वजह से हम इनका मूल्यांकन करते हैं, इनके मूल्यांकों की जो विवरण है वो हम अभी देखेंगे। इसमें नंबर 1 पे आता है आयोडीन मान यानी आयोडीन वैल्यू। किसी तेल और वसा की असंतृप्तता आयोडीन संख्या के द्वारा व्यक्त की जाती है। यानी उसमें अनसैचुरेशन कितना है ये आपको बताइए। अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो तेल होते हैं। आयोडीन संख्या ग्राम में आयोडीन की वह मात्रा है जो कि 100 ग्राम तेल और वसा के द्वारा अवशोषित होती है। संतृप्त वसीय अम्लों का आयोडीन मान 0 होता है। ओलिक अम्ल का आयोडीन मान 90 होता है, जबकि लिनोलिक अम्ल का आयोडीन मान 181 होता है। नंबर 2 पे आता है साबुनीकरण मान। साबुनीकरण मान के द्वारा तेल और वसाओं का अणुभार ज्ञात किया जा सकता है। इस आधार पर तेल और वसाओं की पहचान व शुद्धता की जांच हो जाती है, यानी वह कितने शुद्ध होती है, कितनी प्योर होती है। साबुनीकरण मान पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH की मिलीग्राम में वह संख्या है जो 1 ग्राम तेल और वसा के साबुनीकरण के लिए आवश्यक होती है।
इसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है, साबुनीकरण मान इज इक्वल टू 16,800 बाई m, यानी 16,800 बटा m यानी अणुभार, जहाँ m तेल या वसा का अणुभार होता है। नंबर 3 पे आता है अम्लमान। 1 ग्राम तेल या वसा में उपस्थित स्वतंत्र अम्ल को उदासीन करने में प्रयुक्त पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मिलीग्राम में संख्या को उसका अम्लमान कहते हैं। यदि यह मान अधिक होता है तो तेल या वसा उपयोगी नहीं होते। यानी अम्लमान से हम यह पता कर सकते हैं कि वह तेल खाने के योग्य या फिर किसी और भी काम में उपयोग लाने के योग्य है या नहीं है। अगर अम्लमान ज़्यादा होगा तो वह उपयोगी नहीं होगा। इसके बाद नंबर 4 पे आता है रिचर्ड मेसल मान। यह मान n/10 KOH विलयन का मिलीलीटर में वह आयतन है जो 5 ग्राम जल अपघटित तेल या वसा से प्राप्त आसुत को उदासीन करने के लिए आवश्यक होता है। यह मान तेल और वसाओं में एस्टरों के रूप में उपस्थित वाष्पशील अम्लों की मात्रा की माप है। यानी उसमें कितने वाष्पशील अम्ल हैं जो इवोपरेट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे इनकी एनालिसिस यानी इनका विश्लेषण। इसके बाद हम देखेंगे तेल और वसाओं के उपयोग। इनमें से कुछ तो आप जानते होंगे कि तेल और वसाओं का यूज़ क्या हम किस जगह कहाँ पे करते हैं, तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है, पढ़ेंगे। नंबर 1 वनस्पति घी बनाने में। नंबर 2 साबुन, ग्लिसरीन तथा मोमबत्ती में। नंबर 3 पेंट, वार्निश व श्रृंगार सामग्री बनाने में। नंबर 4 औषधियों के निर्माण में। नंबर 5 यह भोजन के मुख्य अंग है, यानी जो भी विभिन्न प्रकार का भोजन बनाया जाता है उन सभी में तेल और वसा का किसी न किसी रूप में उपयोग होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो इस प्रकार इनके और भी अन्य उपयोग हो सकते हैं जो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। वैसे ये 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखने हैं। और इसका एक और उपयोग ये कह सकते हैं हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में देखिए, यानी सोप बनाने में यानी साबुन का निर्माण करने में भी ये उपयोगी होते हैं।